हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वैन टॉप फैक्टर। इवन ये जो है अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक भी है। बट ये बात मैं आपको कहना चाहूंगी, सिर्फ लास्ट होने की बात नहीं है, ये इस चैप्टर का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, लास्ट बट नॉट दी लिस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर के अंदर हमें मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में ही पढ़ना है। बट आपको दिखाई दे रहा हो मॉलिक्यूलर मास के आगे क्या लिखा हुआ है, अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं दोबारा बताना चाहूंगी बच्चों, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड के एग्जाम में काफी चांसेस होते हैं यहां से क्वेश्चन आने का, प्लस में कंपटीशन एग्जाम में भी क्या है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो हमारे अदर कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। तब हम बात करते हैं अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अबनॉर्मल का मतलब क्या है, जो नॉर्मल ना हो। हमें कैसे पता चलेगा कि अबनॉर्मल है, जब हमें किसी नॉर्मल चीज की वैल्यू पता हो। तो यहां हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी थी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे कर रही थी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही थी, राइट। किस पे डिपेंड कर रही थी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही थी, बट द नेचर ऑफ द सोल्यूट डिपेंड नहीं कर रही थी। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर मास हम यहां से निकालना सीख जाएंगे। वो कौन सा मॉलिक्यूलर मास रहा होगा आपका, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास रहा होगा। लेकिन मुझे किसकी बात करनी, अबनॉर्मल। यहां पर अबनॉर्मल से मैं क्या समझती हूं, जो क्या कर रहा हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो हमें रिजल्ट निकल के आए, पहले वाले जो अभी तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 पढ़ी थी, तो वहां से हमारे कुछ रिजल्ट्स निकल के आए थे। उनसे जो अब जो वैल्यू आएगी, रिजल्ट आएगा, वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। वो डिफरेंट किस वजह से आता है, ठीक है। तो वही चीज क्या करनी है, हमें देखनी है। तो कहता है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है किसी सॉल्यूशन की, तो उसका जो रिजल्ट है वो एप्रोप्रिएट नहीं आता है, सही नहीं आता है, अगर वो कुछ कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है। कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है, देखो कंडीशन कौन सी होती है। पहली तो आती है द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन यूज्ड should not be very high। मतलब अगर आपको अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास चाहिए, या फिर आप कहते हो कि कोई भी सॉल्यूशन है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसके लिए एप्लीकेबल है, तो उसके लिए ये कंडीशन उसकी होनी चाहिए कि जो आप क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, सुनिएगा। कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, सोल्यूट के पार्टिकल्स का ज्यादा होना, है ना। कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, सोल्यूट के पार्टिकल का ज्यादा होना। और सोल्यूट के पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे, सुनिए ध्यान से, सोल्यूट के पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे तो वो सॉल्वेंट के पार्टिकल से इंटरेक्शन करना शुरू कर देंगे, है ना। सॉल्वेंट के पार्टिकल से इंटरेक्शन करना शुरू कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा कि जो आपका जो सोल्यूट है, जो आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो केवल उसके नंबर, सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड ना होकर सोल्यूट के नेचर पर भी डिपेंड कर जाएगी। क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन, मैंने क्या कहा, सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे तो सॉल्वेंट से क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। अब इंटरेक्शन किस टाइप का होगा, हो सकता है कि किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखनी शुरू हो जाए, किसी में आयनिक बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाए। मेरे कहने का मतलब है, तो यहां पर बॉन्डिंग अक्कर किसकी वजह से पता चला, सोल्यूट कौन सा आपने लिया था। मतलब कि जैसे अगर आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया, तो आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड होने के साथ साथ टाइप या फिर नेचर ऑफ सोल्यूट पे भी डिपेंड करना शुरू कर देगी, जो चीज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, दैट मीन्स आप यहां से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं गड़बड़ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज तो हम पहले कर चुके थे कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होना चाहिए बच्चे, डाइल्यूट होना चाहिए। और आइडियल सॉल्यूशन को हम कैसा मान के चलते हैं, डाइल्यूट ही लेकर चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या आती है, द सोल्यूट मस्ट नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट।
ठीक है, ये कंडीशन बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी है हम लोगों के लिए कि जो सोल्यूट आपने सॉल्वेंट के अंदर डाला फॉर मेकिंग अ सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन में जाकर एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ ना तो उसमें टूटना चाहिए ना ही उसमें कुछ जुड़ना चाहिए। सोल्यूट के अंदर ना तो एसोसिएशन होना चाहिए ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भी हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो नॉर्मल ना होके क्या कहलाएगा, अब नॉर्मल कहलाएगा। तो ये चीज मुझे कैसे पता चली? अभी तक हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी। मैं बात कर ले, चलो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। पहली हमारी क्या थी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वहां से हमारे पास क्या था? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या था मेरा? ζ2। ζ2 हमने ये 2 क्या था मेरा? सोल्यूट था। तो चलो मैं यहां पर क्या लिख देती हूँ? सोल्यूट लिख देती हूँ। ठीक है, जो दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी वो क्या थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि यहां से मेरा क्या निकल के आया था? आपका डेल्टा टीबी निकल के आया था, राइट। सो डेल्टा टीबी किसके इक्वल आया था मेरा? केबी इंटू एम के इक्वल। एम क्या था? आपकी मोलैलिटी थी। उसके बाद में थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आई थी। थर्ड क्या थी मेरी? एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टी एफ विच इज के एफ इंटू में एम। एम इज अगेन क्या है हमारी? मोलैलिटी। फोर्थ क्या है मेरा? ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड था, तो पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट। या फिर ये कह सकती हूँ पाई इज इक्वल टू सीआरटी। कंसंट्रेशन ही तो है, एन अपॉन वी क्या हो जाएगा आपका? कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो यहां पर बच्चे देखिए कि सोल्यूट है, सोल्यूट क्या होगा आपका? यहां पर क्या हो जाएगा? एन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, राइट। तो यानी कि N2 ये आपका ये। उसके बाद में अगर मैं M की बात करती हूँ, इसको ओपन करती हूँ, तो M आपका क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूशन, है ना। अगर इसमें मैं बात करती हूँ तो क्या आ जाएगा? KF इंटू यही, और ये CRT यानी कि क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी की टर्म हम यहाँ पर पढ़ते हैं, N अपॉन V पढ़ते हैं, तो क्या यहाँ पर क्या आएगा? N अपॉन V। तो ये क्या आ जाएगा आपका? यहां से पाई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहां से? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में आरटी। तो हमने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी। तो ये क्या है? आपका जो वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से, और हम लोगों ने कह दिया कि ये क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन दिक्कत क्या आई? अभी तक चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने की, और चारों, आई होप के चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी किए, कुछ हमने यहाँ पर किए थे, कुछ आप लोगों ने भी प्रैक्टिस किए होंगे। तो जितने भी आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे उसके अंदर जो आपके सॉल्यूशन लिया गया होगा वो किसका लिया गया होगा? कह दिया होगा उसने सुक्रोज का, कह दिया होगा उसने क्या? सॉल्यूशन किसका है? ग्लूकोज का, कह दिया होगा यूरिया का। दैट मीन्स कि जो सॉल्यूशन लिया गया था उसके अंदर जो आपका सोल्यूट था वो कैसा था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट था नेचर में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो टूटता ना हो, जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है। तो ऐसे जो सोल्यूट हमारे थे, कौन से? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो उन पर जो हमारी ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल फिट बैठ रही थी, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं क्या ले लूं बच्चे? इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट ले लूं या फिर इलेक्ट्रोलाइट ले लूं, यानी कि सोल्यूट का नेचर क्या हो आपका? इलेक्ट्रोलिटिक नेचर हो। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब जो आयंस में क्या हो जाते हैं? एसोसिएट हो जाते हैं, सॉरी आयंस में डिसोसिएट भी हो सकते हैं, एसोसिएशन भी, आयंस में टूट जाते हैं मतलब। तो आयंस क्या होते हैं? जुड़ भी सकते हैं, आयंस क्या हो सकते हैं? टूट भी सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट ले लिया, सोल्यूशन क्या हो गया? इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हो गया। तो यहां से उनके अंदर क्या क्रिएट हो सकता है? एसोसिएशन भी क्रिएट हो सकता है और डिसोसिएशन भी क्रिएट हो सकता है। तो अब यही हमने बात की थी, अगर सोल्यूट के अंदर, सोल्यूट मस्ट नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट, लेकिन यहां पर क्या आ गया? एसोसिएट और डिसोसिएट आ गया। दैट मीन्स ये क्या है? अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को शो करेगा, ठीक है। तो अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से हम क्या समझते हैं? मान लीजिए आपने NaCl की बात की, ठीक है। आपने NaCl को एक सोल्यूट मान के आप सोल्यूट मान के चले, और इसने कहा कि आपने NaCl को किसी बीकर में डाल दिया और कहा कि इसका ओस्मोटिक प्रेशर बताइए।
ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए। और आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि वो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। तो सोल्यूट के मोल मैंने कितना लिया, 1 लिया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 1 मोल के अकॉर्डिंग जो आंसर है मान लीजिए वो कितना आना चाहिए, 2 एटमॉस्फेयर आना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने सॉल्यूशन में गए, सॉल्यूशन में डाला NaCl को, उसके बाद में जब मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, देखो थ्योरेटिकली हम लेके चल रहे थे कि इसके अकॉर्डिंग हमारे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए जो हम अभी तक पढ़ते आए। लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखा तो जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू और यानी कि जो ऑब्जर्व वैल्यू निकल के आई वो 2 एटमॉस्फेयर ना होके कितनी निकल के आई, 4 एटमॉस्फेयर निकल के आए। यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो क्या हो गया, डबल हो गया। सोचा क्या था मैंने, 2 atm, आया क्या 4 atm। तो ये क्या हो गया, अपनी नॉर्मल वैल्यू से अब नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, दैट ठीक है, क्या शो कर रहा है, नॉर्मल बिहेवियर से अब नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। तो यही जो चीज है वो हमें इस टॉपिक में पढ़नी है कि अगर आपका सोल्यूट कैसा ले लिया जाए बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट ले लिया जाए तो आपका जो सॉल्यूशन है उस पर क्या इफेक्ट आता है। तो यहां से इफेक्ट आता है कि जब आप इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इनका रिजल्ट निकालोगे तो वो इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल ना रह के क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, जिसको आप क्या बोलते हो, अब नॉर्मल बोलते हैं, चेंज बोलते हैं इसको। तो ये क्यों आया, ये जो चेंज आया क्यों आया, क्योंकि आपने क्या डाला, NaCl, और NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक है। तो ये किसमें टूटा बच्चे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो नेचर पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन है तो इलेक्ट्रोलाइट, किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो NaCl आपने लिया तो 1 मोल था, सॉल्यूशन में जाने के बाद 1 मोल इसका 1 मोल इसका, यानी कि वो तो 2 मोल के अकॉर्डिंग आपको आंसर देगा, ठीक है। तो 2 मोल के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है मुझे, यहां से आंसर मिल रहा है। तो अब नॉर्मल ही आना था, हम तो कुछ और मान के चल रहे थे, आ गया कुछ और। तो यही बताता है मुझे क्या, अब नॉर्मल के बारे में, अब नॉर्मल बिहेवियर जो शो हो रहा है। तो इसको अब ये जो जितनी भी गाथा यहाँ पर हमने गाई है, जितनी भी बखेड़ा बिखरा है कि भाई अब इलेक्ट्रोलिटिक ले लिया तो अब इस वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका कोई सोल्यूशन तो निकल के आया होगा कि अब इलेक्ट्रोलिटिक ले लिया, डिसोसिएट हो रहे हैं आयंस, एसोसिएट हो रहे हैं आयंस, तो उसके अंदर तो उसको सॉल्व कैसे करे, उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को उसके अंदर क्या अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आए, वान टोफाई। कौन आए बच्चे, वान टोफाई। तो यहां से हमारे पास में एक फैक्टर निकल के आता है जिसको हम कहते हैं वान टो फैक्टर, जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूं स्मॉल आई से। तो अब वान टो फैक्टर को भी डिफाइन करने से पहले अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को भी हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। दोनों ही चीजें क्या है, साथ साथ लेकर चलेंगे हम लोग। तो अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होता है, कहता है व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस determined by studying any of colligative property comes out to be different than the theoretical expected value, ठीक है। क्या कहा इसने कहा when the molecular mass of a substance, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूलर मास आप निकाल रहे हैं किसी भी सब्सटेंस का, डिटरमाइन किया आपने, उसका जो मास है वो डिटरमाइन किया, किसी भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को उठा के आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला, लेकिन वो क्या निकल के आया, डिफरेंट निकल के आया देन द थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो हमने थ्योरेटिकली उनकी जो वैल्यूज निकाली थी उससे क्या निकल के आया, डिफरेंट निकल के आया। तो ये जो कंडीशन होती है इसको क्या कहते हैं, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो इसको जो है ओवरकम करने के लिए ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट की वजह से, तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या आया था बच्चे हमारे पास में, वान टो फैक्टर आया था। वान टो फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसने क्या कहा, वान टो फैक्टर क्या कहता है, इसने बोला आई होगा क्या, आई की वैल्यू क्या होती है, आई होता है, देखो
सोल्यूट लिया, मैंने कहा सोल्यूट कैसा है आपका, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है तो एसोसिएशन भी हो सकता है और डिसोसिएशन भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमें क्या देखनी है, चेंजेस देखने हैं। तो आई होता है आपका नॉर्मल, ठीक है, सॉरी नॉर्मली ऑब्जर्व। आई क्या होता है आपका, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो वैल्यू आपने थ्योरेटिकली निकाली है, दैट मीन्स कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, या सेम प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं। अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब आई, जब आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नाम की कोई चीज हुई। तो यहां से मैं ये भी लिख सकती हूं, आई इज ऑल्सो इक्वल्स टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, राइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। समझ में आ रहा है बच्चों, क्या कहा इसने कि देखो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी कि कुछ तो चेंजेस आए थे, किस वजह से चेंजेस आए, या तो एसोसिएशन हुआ या फिर डिसोसिएशन आया, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा यहां से, टोटल नॉर्मल वैल्यू। हम तो मान के ही नहीं चले थे ना, जैसे मैंने NaCl का केस लिया तो हम तो एक ही मॉल के अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहते थे, तो उसके लिए तो क्या हुआ, वहां पर कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हुआ। तो यानी कि बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। गॉट इट। तो अब इसको साथ साथ निकालने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ताकि ये टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये टॉपिक मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई की वैल्यू हम बच्चे कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, तो अब मान के चलते डिसोसिएशन का केस उठाती हूँ मैं। डिसोसिएशन का उठा लो, एसोसिएशन का उठा लो, आपकी मर्जी है। तो डिसोसिएशन का मैंने यहां पर केस उठाया, तो डिसोसिएशन ले लिया मैंने। तो आप लोगों ने बहुत सारे हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सबसे जो कॉमन है वो है NaCl। आपको पता है इसलिए क्या करते हैं, 100% डिसोसिएशन शो करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% क्या करेगा, डिसोसिएशन शो करेगा। किसमें टूट जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव में। मुझे क्या निकालनी है, I की वैल्यू फॉर दिस। तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। आफ्टर तो यही है ना, तो कितना है, 1 and 1 2, तो 2 आ गया, डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन, यानी कि बिफोर तो NaCl अकेला था तो 1। तो I की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे आपके पास में, 2। ठीक है, ऐसे ही और ले सकते हैं आप। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके चलते हैं, CuSO4 तो 100% हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, किसमें टूटेगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव में। क्या यहां पर आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, देखिए आई की वैल्यू क्या आएगी, 2 मोल्स मिल रहे, 1 मोल यहां से 1 मोल यहां से। बिफोर क्या था, ओनली CuSO4 हम मान के चल रहे थे, है ना। तो यहां पर आई क्या आएगा, 1 बिफोर, तो आई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2। ऐसे और एग्जांपल आप लेकर चल सकते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया लाइक K2SO4 का ले लिया, तो अब ये किस में टूटेगा, 2 ऑफ K पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव में। तो यहां पर आई की वैल्यू देखो, 2 मोल यहां पर है, 1 मोल यहां पर है, तो आई की वैल्यू आएगी 3, और यहां पर क्या आ जाएगा 1, तो क्या आएगा 3। तो देखिए बच्चे, जितने भी मैंने डिसोसिएशन के केस देखे हैं, तो पहले वाले में वैल्यू आई 2, ठीक है, उस अगले में आई 2 और अगले में आई 3। अगर मैं मान के चलूं कि जो आई है वो 100% जो करेक्ट होगा वो क्या होता है, 1 होता है। भाई 100% जो चीज 100% है वो अपने आप में क्या है, 1 होगी। तो आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन आई की वैल्यू पर क्या अफेक्ट होगा, देखिए आई 1 कब होता है, आई 1 कब होता है, व्हेन नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। ठीक है,
यानी कि जब क्या है, कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना हो तब होती है आई की वैल्यू 1। लेकिन यहां पर जितनी भी आई की वैल्यू, पहले दोनों केस में मेरी दो आई, थर्ड केस में कितनी आई 3, तो हर एक केस में जो आई की वैल्यू आई वो मेरी आई ग्रेटर देन 1। तो याद रखिएगा इन द केस ऑफ क्या, डिसोसिएशन, जो आई की वैल्यू है वो कितनी आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी बच्चे। ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखनी है। तो यहां से मैं कह सकती हूं दैट इज ऑब्जर्व्ड colligative property is greater than calculated colligative property, है ना। observed colligative property is greater than calculated colligative property। अब मुझे यहां से क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। थोड़ा बहुत आप लोगों को याद हो, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह डिग्री निकालनी सीखी थी ना इक्विलिब्रियम में। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर डिफाइन करें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या कह सकती हूं, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगोज डिसोसिएशन। क्या कहता है, इट इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता है किसका, उस टोटल सब्सटेंस का जो जो क्या कहता है, अंडरगोज डिसोसिएशन, जो डिसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर जिसमें डिसोसिएशन हो रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा से। तो जो अल्फा होता है हमारा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए, टूटे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ये होगा। तो मान लीजिए मैंने कोई भी एक सब्सटेंस ले लिया जिसमें क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। लाइक मैंने XY ले लिया, XY किस में टूट गया, X पॉजिटिव प्लस में Y नेगेटिव में टूट गया। ठीक है, अब यहां पर याद रखिएगा, जो मैं भी जितने भी आप ये जो चीजें ले रही हूं, जो सब्सटेंस ले रही हूं, यहां 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा, यानी कि पार्शियली डिसोसिएशन हो रहा है, पार्शियल डिसोसिएशन। ठीक है, तभी तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहे हैं ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस केस में निकालते हैं, जहां 100% डिसोसिएशन ना हो रहा हो। जब 100% हो रहा था वहां से तो आई की वैल्यू निकालना आसान थी, लेकिन जहां 100% ना हो रहा हो, देखिए मान लीजिए आपके पास में क्या है, ये कंटेनर है, आपने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, आपने क्या ले लिया, NaCl ले लिया। मान के चलिए कि जो NaCl है वो 100% डिसोसिएट नहीं होता, तो मान लीजिए इसका जो 50% है वो टूट गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो 50% के तो आपको Na पॉजिटिव आयन भी मिलेंगे और Cl नेगेटिव भी मिलेंगे, और 50% आपको सॉल्यूशन में क्या पड़ा मिलेगा, NaCl भी मिलेगा। यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर आपको Na पॉजिटिव के आयन मिलेंगे, Cl नेगेटिव के आयन मिलेंगे, प्लस में आपको NaCl भी मिलेगा। कब का केस है, दोबारा बता रही हूं, ये केस कब है, जब 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ है। अगर इसमें 100% डिसोसिएशन हुआ होता तो सिर्फ और सिर्फ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के ही आयंस मिलते, NaCl नहीं मिलता। अब मैं मान के चल रही हूँ 50% डिसोसिएशन हुआ है, तो यहाँ आपके Na पॉजिटिव की 50% टूटा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और 50% आपका NaCl भी यहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो XY है वो 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ इसके अंदर। तो अगर मैं इनिशियल केस मान के चलती हूँ तो इनिशियली तो XY क्या था आपका 1 था, और X पॉजिटिव और Y नेगेटिव क्या थे, 0 थे। ठीक है, अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम की स्टेज आएगी, यानी कि क्या होगा, ये टूटना शुरू होगा। तो मैं मान लेती हूँ इसमें से अल्फा मोल टूट गए, अल्फा मॉलिक्यूल टूट गए, अल्फा अमाउंट में ये ब्रेक हुआ। तो अगर यहां से देखिए, यहाँ 1 मोल से 1 मोल में ये टूटा, 1 मोल से 1 मोल में टूटा, तो अगर इसका अल्फा गया तो अल्फा से अल्फा ये मिलेगा, अल्फा से अल्फा ये मिलेगा। दोबारा सुनो, देखो XY जब अकेला था, एक था, ठीक है, 100% की बात कर रही हूं, तो 1 मोल से 1 मोल ही आपको X पॉजिटिव मिल रहा था, 1 मोल ही Y नेगेटिव मिल रहा था। अब कितने मोल टूटे, अल्फा मोल कितने टूटे, अल्फा मोल डिसोसिएट हुए, जैसे 50% बचा हुआ है ना। ठीक है, तो अल्फा मोल कितने बचे, अल्फा मोल टूटे,
तो अल्फा मोल ही ये मिलेगा उसी अल्फा से अल्फा मोल ये मिलेगा। अब सॉल्यूशन के अंदर बचा क्या हुआ है, अल्फा तो टूट गया, बचा कितना 1 था टोटल, अल्फा ब्रेक टूट गया तो कितना बचा 1 माइनस अल्फा। कितना मिला था, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। अब मुझे क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आई की जो वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या आएगी बच्चे मेरे पास में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड, कितने नंबर ऑफ मोल्स हुए, तो टोटल अब इतने मोल डिसोसिएट हुए है ना, 1 माइनस अल्फा टूट गया अब सॉरी ठीक है, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड कितने हुए 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा प्लस में अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। शुरू में कितने मोल्स लिए थे मैंने 1, तो यहां से अल्फा कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास में 1 प्लस में अल्फा। कितना ले लिया, 1 प्लस में अल्फा ले लिया, ठीक है। अब मान के चलती हूं ये एग्जाम्पल मेरा NaCl का ही था, मान लिया मैंने, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसका था, मेरा NaCl का ही था। तो यहां से मुझे क्या मिला, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव मिला, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, तो 1 0 0, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा आपके सॉरी यहां से क्या मिल रहा है आपको, 1 इसका मिल रहा है 1 इसका मिल रहा है, तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आई थी 2/1 आई थी, है ना। तो यहां से क्या वैल्यू आई थी आपकी 2/1 आई थी, 2/1, यानी कि यहां से मेरी जो आई की वैल्यू आई थी बच्चे वो कितनी आई थी 2 आई थी। तो ये 2 कैसे आई, क्योंकि यहां से Na पॉजिटिव आपको 1 मिला, Cl नेगेटिव कितना मिला 1 मिला, दैट मीन्स अल्फा 1 है, यहां से अल्फा कितना है 1, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां अल्फा की वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो आंसर आपका क्या रहेगा वही आएगा, ठीक है। ये था आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। इसका एक आधे एग्जांपल और लेके चल सकते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड बहुत एक अच्छा एग्जांपल है इसका, K4FeCN6, ठीक है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है ये। तो ये जो डिसोसिएट होता है वो होता है 4 ऑफ K पॉजिटिव प्लस में FeCN6 की पावर 4 नेगेटिव। देखो बच्चों मैं बात दोबारा बोल रही हूं, मैं 100% डिसोसिएशन की यहां पर बात नहीं कर रहे, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने कि कितने अमाउंट में डिसोसिएट हुआ। तो फर्स्ट केस तो मेरे पास क्या होगा इनिशियली, तो इनिशियली इसकी वैल्यू 1 देन 0 एंड 0। उसके बाद क्या होगा आफ्टर डिसोसिएशन, जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 1 में से कितना गया होगा अल्फा। अब देखिए इसके 1 मोल से 4 मोल ऑफ किसके मिल रहे थे, इसके 1 मोल से 4 मोल ऑफ पोटेशियम के मिल रहे थे, 4 मोल ऑफ इस आयन के मिल रहे थे, ठीक है, फेरोसाइनाइड के। तो अब यहां पर मैंने क्या लिया, अल्फा डिसोसिएट हुआ तो 4 अल्फा इसका मिलेगा और अल्फा इसका, यानी कि इसके 1 से 4 इसके 1 से 1, तो इसके अल्फा से 4 अल्फा और इसके 1 अल्फा से 1 अल्फा, तो वैल्यू आएगी 4 अल्फा प्लस में अल्फा। अब मुझे क्या निकालना है आई यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस में 4 अल्फा प्लस में अल्फा। मैं ये क्यों ऐड कर रही हूं, क्योंकि यहां पर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं 100% जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था तो सॉल्यूशन के अंदर ये भी तो बचा मिलेगा। कितना बचा होगा, ये अल्फा तो आपने तोड़ दिया, बचा कितना हुआ है 1 माइनस अल्फा, इसी वजह से इसको भी काउंट किया जा रहा है बच्चे। सो 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा डिवाइडेड बाई इनिशियली क्या था 1 था, तो जो आपकी आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहां से 1 प्लस में 4 अल्फा, ठीक है, 1 प्लस में 4 अल्फा। तो ये किसके लिए था, जब हमें कुछ पता है कि इसमें से इतने टूटे इसके में से इतने टूटे, तो अब हम यहां से निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर n मोल्स, कि n नंबर ऑफ मोल्स आपके पास प्रेजेंट है, तो वहां से अल्फा की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप वहां से कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। तो आपके पास में मान लिया मैंने कह दिया an है, इससे आपको क्या मिला, इससे आपको मिलना है n ऑफ a, नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने ले लिए n ले लिया, तो इनिशियली क्या रहा होगा 1, ये कितना रहा होगा 0, ठीक है। उसके बाद में ये कितना है 1 माइनस अल्फा, यानी कि 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुआ तो 1 मोल से n मोल्स मिल रहे हैं, तो अल्फा से कितने मिलेंगे यहाँ पर हमें n अल्फा, है ना। तो यहां से जो आपकी आई की वैल्यू होगी बच्चे वो क्या आ जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस में n अल्फा डिवाइडेड बाई 1। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस में n अल्फा। इसको मैं वापस से रीअरेंज करती हूँ और इस 1 को इस साइड ले जाती हूँ I माइनस 1, और इसको लिख सकती हूँ n अल्फा माइनस अल्फा। I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लेती हूँ तो n माइनस 1
अल्फा, और अल्फा क्या है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यही चाहिए था, तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, तो बच्चे मिलेगा मुझे I-1N-1। तो ये क्या है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या है बच्चे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है आपके पास में, कितना निकल के आया I-1 अपॉन में N-1। अब हम क्या करेंगे, एसोसिएशन का केस लेके चलते हैं। तो एसोसिएशन के केस में सबसे अच्छा एग्जांपल होता है मेरा इथेनोइक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड आपको जिसको बोलते हैं। एसिटिक एसिड मान लो मैंने क्या ले लिया, 2 मोल्स ऑफ CH3COH ले लिया। एसिटिक एसिड हमेशा बच्चे डाइमर के फॉर्म में रहना पसंद करता है, डाइमेरिक फॉर्म में ज्यादा रहना पसंद करता है। मतलब अगर आप उसके 2 मोल्स ले लेते हो तो वो सोल्यूशन में जाके क्या होना शुरू हो जाता है, डाइमराइजेशन होना उसके अंदर शुरू हो जाता है। किस तरीके से होता है, लाइक CH3, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये तो हो गया 1 मॉलिक्यूल इसका। दूसरा मॉलिक्यूल हो गया आपके पास में CH3OH और डबल बॉन्ड O, तो इनके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। तो देखो यहां पर भी अबनॉर्मेलिटी क्रिएट होती है। आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट सोच रहे थे, यानी कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू सोच रहे थे, वो 2 मोल के लिए सोच रहे थे। एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। तो आप जो भी वैल्यू निकालना चाह रहे थे वो 2 मोल्स के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर सोच रहे थे, लेकिन आपका आंसर कुछ और निकल के आया। कुछ और कैसे निकल के आया, भाई आप 6 ATM सोच रहे थे, 3 ATM निकल के आ रहा है। क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि 6 ATM आपने 2 मोल्स के लिए सोचा था, लेकिन जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया ये क्या हो गए, 2 मोल से 1 मोल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 1 मोल मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जो मोल्स थे आपके वो क्या कर गए, आपस में एसोसिएट कर गए, और 2 से कितने बन गए, ये 1 बन गया। तो ये क्रिएट हो गया, यहाँ पर एसोसिएशन क्रिएट हो गया। तो यहां से भी जो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो नॉर्मल ना मिलकर कैसा मिलेगा, अब नॉर्मल मिलेगा। तो इसको भी किस फैक्टर से हमने देखा, वांटो फैक्टर से चेक किया है ना। तो यहां से अगर मैं आई की वैल्यू निकालू तो देखिए आई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर बच्चे, 1, यही करते हैं ना जी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना मोल मिल रहा है, 1, और बिफोर कितना था, 2। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आपके पास में निकल कर आ गई। ऐसे और केसेस भी आप लेके चल सकते हैं। लाइक मैंने कह दिया कि आपने 2xy ले लिया, तो यहां से आपको क्या मिल गया, xy का 2 मिल गया, तो मिल तो कितना रहा है आपको, 1 ही मिल रहा है। तो यहां पर भी जो आपकी जो आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2 आ सकती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा था आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है जब कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा होता है। लेकिन यहां पर जैसे हमने एसोसिएशन देखा तो वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आ गई। हमने जब डिसोसिएशन का केस देखा था तो वहां वैल्यू 2, 3, 4 यानी कि 1 से बड़ी आ रही थी, और एसोसिएशन के केस में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 से छोटी। सो इन द केस ऑफ एसोसिएशन आई विल बी लेस देन 1। आई क्या होगा, छोटा होगा किससे, 1 से। अब हम निकालेंगे बच्चे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल substance which exist in the form of associated molecule। तो यहां से क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन विल बी, जिसको हम अल्फा से ही रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। निकालना सीखते हैं। मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, आपका फिर से एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। मैंने 2 ऑफ AB कोई मॉलिक्यूल ले लिया और यहां से मुझे क्या मिल रहा है बच्चे, AB2 मिल रहा है।
ठीक है। अब वही बात लेके चलिए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पर मैं 100%, ये जो मैं पहले वाला एग्जांपल लिया था, आई की वैल्यू मेरी 0.5 निकल के आई थी, तो यहाँ पर मैं मान के चल रही थी कि जो एसोसिएशन हो रहा था वो क्या हो रहा था बच्चे, 100% एसोसिएशन हो रहा था। लेकिन जब डिग्री ऑफ निकालते हैं यानी कितने अमाउंट में एसोसिएट हुआ होगा, यानी कि जो 100% एसोसिएशन नहीं हुआ, वही बात है कि आपने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर आपने क्या डाल दिया, एसिटिक एसिड डाल दिया, मान लीजिए CH3COH डाल दिया, ठीक है, CH3COH डाल दिया, तो इसका जो 50% है वो तो क्या हो गए, एसोसिएट हो गए, 50% तो एसोसिएट हो गए, डाइमराइज हो गए, ठीक है। लेकिन 50% तो अभी भी बचा हुआ है ना, क्योंकि 100% एसोसिएशन नहीं हुआ है, वही केस लेके चलो। तो इनिशियली मान लेते हैं, अब यहां पर कहने को तो 2 है, आप 1 मान के चलिए, दोनों ही केसेस लेके चल सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको इनिशियली 1 बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इनिशियली तो 0 था, ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, ये क्या था आपके पास में, इनिशियल कंडीशन थी। आफ्टर एसोसिएशन क्या हो जाएगा, 1 में से अल्फा एसोसिएट हुए, तो यहां पर देखो 2 से 1 मोल मिल रहा था, 2 से 1 मोल मिल रहा था, यानी कि आधा, तो यहाँ अल्फा डिसोसिएट हुआ है तो आधा ही मिलेगा, अल्फा बाई 2। आप 2 को भी लेके चल सकते हैं, अगर आप 2 को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, 2 माइनस 2 में से 2 अल्फा जाएंगे, 1 में से 1 अल्फा जा रहा है तो 2 में से 2 अल्फा जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा, तो वही चीज आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू में अल्फा, तो ये इधर जाएगा, सो अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो बच्चे केस जो वैल्यू है, देखो ये 2 आगे, अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करा देती हूँ फॉर सिंप्लीफिकेशन, क्या बचेगा आपके पास में, 1 माइनस अल्फा, और यहाँ क्या बच रहा है, अल्फा बाई 2। तो कुल मिला के जो वैल्यू आने वाली है वो तो सेम ही आएगी। तो बेटर रहेगा कि आप क्या करके चले, 1 ही मान के चले, तो कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। तो आपने क्या मान के चले कि शुरू में इसका मोल कितना रहा होगा, 1 0। ये काम आता है कब कि 2 मोल से 1 मोल मिल रहा था, तो 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा मोल से अल्फा बाई 2, यानी कि 2 से आधा, तो अल्फा से अल्फा आधा, ठीक है। तो यहां से जो आपकी आई की जो वैल्यू आएगी बच्चे, वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बाई 2 अपॉन में 1, है ना, 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बाई 2 में 1, तो अल्फा में से अल्फा बाई 2 गया, तो क्या बच जाएगा आपके पास में, 1 माइनस अल्फा बाई 2 आंसर आ जाएगा। देखो यहां से भी चीज क्लियर हो रही है। आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि इन केस ऑफ एसोसिएशन आई क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो अगर यहाँ पर मुझे अल्फा की कुछ वैल्यू पता होती तो 1 में से कुछ माइनस ही हो रहा है, तो यानी कि जो वैल्यू निकल के आएगी किसकी, आई की, वो क्या होगी, लेस देन 1 ही होगी, ठीक है। अब जनरल निकाल के देखते हैं, जनरली क्या, एन के लिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल के देखते हैं। तो आप क्या लेके चले, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लेकर चले, लेकिन आपको क्या मिल गया यहाँ पर, ये एसोसिएट हो गए, है ना, ए ऑफ एन एसोसिएट हो गए। तो इनिशियली क्या था बच्चे, 1, बाद में मिला 0, आगे क्या था 1 माइनस अल्फा, आपको अब एन से 1 मिल रहा था, तो यहां से अल्फा बाई एन कर दूं, यहां से उठाइए ना, 2 से 1 मिल रहा था, तो अल्फा से क्या मिल रहा था, अल्फा बाई 2। ओवरऑल क्या किया था हमने, उसी से डिवाइड कर दिया था, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया था, तो यहां से भी क्या आएगा आपके पास में, अल्फा बाई में एन। ये भी क्लियर नहीं होता तो आप यहां से भी कर सकते हैं, एन है तो एन माइनस एन अल्फा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, सिर्फ अल्फा, एक ही है ना, यहां एन से 1 मिल रहा है तो अल्फा, तो अब यहां पर एन कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा यहां आ जाएगा अल्फा बाई में 2, है ना। तो क्या निकल के आया मेरे पास रिजल्ट, मेरे पास निकल के आया एन ऑफ ए, अगर मैं लेके चलती हूँ, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लेके चलती हूँ, और ए एन से मेरे पास क्या निकल के आया, इनिशियली क्या था मेरे पास, 1 था, यहां पर 0 था, बाद में क्या हुआ, 1 माइनस अल्फा मिला मुझे, है ना, और यहां से मुझे क्या मिला बच्चे, अल्फा अपॉन में एन मिला। तो आई की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा अपॉन एन डिवाइडेड बाई 1। तो जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो यहां पर आपका वैल्यू आएगी आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा अपॉन एन, ये तो था ही, ठीक है। इस 1 को भी उधर लेके चली जाती हूँ तो क्या आएगा, आई माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अल्फा अपॉन एन माइनस अल्फा लिख सकती हूँ, सो आई माइनस 1, एन को उधर ले जाती हूँ, ठीक है, एन को उधर ले जाती हूँ तो क्या आएगा, क्योंकि मुझे अल्फा चाहिए ना, तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस एन अल्फा अपॉन में एन।
आई माइनस वन, अल्फा कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा अल्फा 1 माइनस एन अपॉन में एन। सो अल्फा क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, तो अल्फा आ जाएगा आपके पास में आई माइनस वन, ठीक है, एन अपॉन में, ये रिवर्स हो जाएगी टर्म, 1 माइनस एन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। सो यहां पर क्या है मेरे पास में आई माइनस वन अपॉन में, तो यहां पर क्या बचता है मेरे पास में, मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, यहां से एन अल्फा चला गया है ना, तो अल्फा कॉमन आ गया, सो 1 माइनस एन अपॉन में एन आ गया मेरे पास में, सो ये उधर जाएगा, सो 1 माइनस एन आ गया, ठीक है। तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन आप यहां से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बारी आते हैं, तो यहां से वन टॉप फैक्टर किससे रिलेट करा रहे थे हम लोग, बाकी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट करा रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने क्या जाना कि सोल्यूट के इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, जब उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन देखने को मिला। कितना चेंज आ रहा है, आई के फैक्टर से चेंज आ रहा है। कौन सा फैक्टर था भाई, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो उसी चीज को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, आई एक्सप्लेन कर रहा है। तो उससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कैसे चेंजेस लाएंगे। तो देखो बच्चों, हमने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो आपका आई होता है वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड मतलब जो हमें पहले पता था, थ्योरेटिकल जो वैल्यू पता थी उसका रेशियो होता है ये, है ना। मानते हो ये बात। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, किसके फैक्टर से हो रहा है, आई के फैक्टर से हो रहा है। अब हमारी जो वैल्यू आएगी क्या, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव वैल्यू, उसमें देखो कोई भी आपने एग्जांपल लिया, NaCl का लिया या फिर किसी भी सॉल्यूट का लिया, तो आपको उसकी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले वाले तरीके से तो निकाल ही लेंगे। पहले वाले तरीके से कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितने भी 4 फैक्टर थे वहां से आप इजिली निकाल लेंगे। अब जो चेंज आया बिकॉज ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, वो चेंज किस फैक्टर से निकल के आया, आई से। तो अगर मुझे आई की वैल्यू पता है, तो अब जो नई वैल्यू निकल के आएगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, दैट विल बी नोन एज ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो नई वैल्यू निकल के आएगी, जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है, वो क्या कहलाती है, आपकी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस रिलेशन से मैं ये बोल सकती हूं दैट ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, आई इंटू में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जो 4 फैक्टर आपने निकाले थे उसकी मल्टीप्लाई सिर्फ आपको किससे करानी है, आई से निकालनी है, आई से मल्टीप्लाई कराना है। और आई कैसे निकालते हैं, इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन हम अच्छे से निकालना सीख चुके हैं। तो इसको अगर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो क्या कहेंगे, तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरी क्या थी बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहां पर जो चेंज आएगा, पहले क्या थी मेरी वैल्यू, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये तो थी मेरी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अभी तक हम लेकर चले थे आंख बंद करके, लेकिन ये नहीं पता था ये सिर्फ किस पर एप्लीकेबल थी, अगर आपका सोल्यूट कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब अगर मेरा सोल्यूट कैसा आ जाए, इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, तो बस उसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, आई से। तो बच्चे अब जब भी हम रिलेशन यूज करेंगे वो यही करेंगे, आइदर योर सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मैं आपको बता चुकी हूं कि जो आई है, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन हो रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां पर होगी 1, तो आपकी पहले वाली वैल्यू निकल के आ गई। तो हमें अब फॉर्मूला जो याद रखना है वो ये याद रखना है, पहले वाला नहीं करना। अब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम अगर पहले वाला नहीं करना था तो पहले वो हमें वो समझाया ही क्यों, डायरेक्ट हमें यही बता देते। क्योंकि बच्चे जब तक हम वो निकालना नहीं सीखते कि किस तरीके से कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली जाती है, तब तक ये चीज हमारी क्लियर नहीं होती। दूसरी क्या होती हमारी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो वो क्या निकल के आया था मेरा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम था,
है ना। अब बस क्या करना है, इसको भी आई से मल्टीप्लाई कराना है। ऐसे जो मेरी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है विच इज डेल्टा टी एफ, वो क्या थी मेरी के एफ इंटू एम, है ना, एम मोलैलिटी, इसको भी आई से ही मल्टीप्लाई कराना है। सेम फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई किसके इक्वल था, सीआरटी के इक्वल था, इसको भी क्या कराना है आपको, आई से मल्टीप्लाई कराना है। सिर्फ इतना ही चेंज है, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर अच्छे से हुई होगी। अब मैं क्या करती हूँ, इन्हीं रिलेशन को अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से क्या कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं फटाफट। छोटी सी बात है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से रिलेट करने के लिए, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, वांट ऑफ फैक्टर पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो देखिए अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। अब मैं वापस से आती हूं आई पे, किस ध्यान से सुनिएगा प्लीज, आई पर आती हूं मैं। तो जो आपका आई था, जो आपका आई था वो क्या था, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मानते हो इस बात को, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही थी वो किसकी वजह से आ रही थी, सॉल्यूट की, ऑफ सॉल्यूट, क्या, ऑफ सॉल्यूट। और जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड कर रही थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। किस पर डिपेंड कर रही थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अब मैं यहां पर आपसे कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट होता क्या है, सॉल्यूट होता है आपका गिवन मास, मतलब जो भी सब्सटेंस है उसका जो मास आपको गिवन होगा, डिवाइडेड बाय क्या है, मोलर मास, डिवाइडेड बाय क्या है, मोलर मास। इसी वैल्यू को यहां पर क्या बता रहा है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सारे के सारे किस पर डिपेंड करते हैं, याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। बस उस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने यहां पर क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो यहां पर आई क्या होगा, मैं यहां पर ही लिख रही हूं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है बच्चे, ये किसके लिए था आपका केस, ऑब्जर्व्ड के लिए था। ठीक है, दूसरा क्या आता है आपका, फिर से तो है, तो ये भी तो सॉल्यूट पे ही डिपेंड कर रहा है। ये कौन सा है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, ये क्या है जो आप मान के चल रहे थे, पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। तो ये भी क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या है, मोलर मास, पर किसका है, कैलकुलेटेड। इस कैलकुलेटेड को आप नॉर्मल मान के चल रहे थे, है ना, नॉर्मल कहते थे इसको, है ना, लेकिन जो ऑब्जर्व आया, चेंज आया उसके अंदर, तो उसको आपने क्या कह दिया, अब नॉर्मल, यानी कि जो अपनी थ्योरेटिकल वैल्यू से वेरी कर जाए उस मास को हमने क्या कह दिया था, अब नॉर्मल बोल दिया था। समझ में आ रही है बच्चों इतनी बात, आई होप आपको ये बात समझ में अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, इसका रिलेशन देख रहे हैं हम साथ साथ। अब यहां पर आप देखिए इस रिलेशन से देखिए ऊपर वाला, तो आई क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, मोलर मास के। आई क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है मोलर मास के। ठीक है, ऐसे ये है, तो मुझे तो रिजल्ट मोलर मास की टर्म में चाहिए ना, तो ये वाला जो मोलर मास है इसके भी डिवाइड में है ऐसे मोलर मास, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा नीचे। तो ये वाला जो मोलर मास था ये कौन सा था, मेरा अबनॉर्मल। ठीक है, और नीचे वाला जो था वो मेरा क्या था, नॉर्मल था। तो यहां से जो आई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मेरी नॉर्मल, यानी कि कैलकुलेटेड, जिसको हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मैं मॉलिक्यूलर मास की बात कर रही हूँ बच्चे, और मॉलिक्यूलर मास मेरा क्या था, नीचे था, तो ये वाली टर्म क्या आएगी, नीचे। तो इसको हम रिवर्स करके देखेंगे, 1/में मॉलिक्यूलर मास, 1/में मॉलिक्यूलर मास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूलर मास ऊपर, ये वाला नीचे। तो नीचे क्या था पहला मेरा, नॉर्मल, ये ऊपर चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा यहां पर, अबनॉर्मल। अबनॉर्मल यानी कि जिसका आप क्या बोल रहे थे, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहां से आपका क्या निकल के आया, आई की जो वैल्यू निकल के आई है किससे रिलेट कर रहे हैं, अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से रिलेट कर रहे हैं, कि जो आई है वो क्या होगी, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास।
तो आई की जो वैल्यू है मेरी ये निकल के आई है। नॉर्मल जिसको आप क्या बोलते थे, कैलकुलेटेड, है ना, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ लाइक एमसी से, अपॉन में इसको ऑब्जर्व को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ एमओ से। सो आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एमसी अपॉन में एमओ। तो यहाँ पर मैंने एक रिलेशन निकाला किसके बीच में, वन टू फैक्टर का अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से। तो वन टू फैक्टर में तो भैया एसोसिएशन भी हो रहा था और डिसोसिएशन भी हो रहा था, तो वहां पर आपका ये जो है काम कैसे करेगा, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में कैसे काम करेगा, तो वही चीज हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। तो आपने जो फैक्टर निकाला था आप लोगों ने, चलो वही से एग्जांपल लेके देखते हैं। तो जनरल वे में पहले मैं बात करती हूँ डिसोसिएशन की। किसकी बात कर रही हूँ बच्चे, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का जनरल मैंने एग्जांपल ले लिया था, दैट इज ए एन, जो डिसोसिएट हुआ था एन नंबर ऑफ ए में। तो यहां से 1 मिल रहा था, ये 0 मिल रहा था, 1 माइनस क्या हो रहा था, अल्फा डिसोसिएट हो रहा था, है ना, क्या हो रहा था, 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट हो रहा था यहां से आपके पास में। और यहां पर कितना डिसोसिएट हुआ, 1 से n मिल रहा है, तो यहां पर n अल्फा। तो आपने यहां पर निकाली थी i की वैल्यू, तो i की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 माइनस अल्फा प्लस में n अल्फा। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करती हूं इन टर्म्स ऑफ अबनॉर्मल मोलर मास। तो अबनॉर्मल मोलर मास मुझे कहता है कि जो आई होता है वो होता है एमसी अपॉन में एमओ। तो सिर्फ क्या, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से आई इसके इक्वल है, आई इसके इक्वल, दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो यहां से जो एमसी अपॉन एमओ, सी मतलब कैलकुलेटेड, ओ मतलब ऑब्जर्व, क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 माइनस अल्फा प्लस में एन अल्फा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन चाहिए, सॉरी डिसोसिएशन चाहिए था, अल्फा की वैल्यू मुझे चाहिए थी। तो अल्फा की वैल्यू यहां से कैसे फाइंड आउट हो जाएगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहां से जो आपकी अल्फा की वैल्यू आएगी वो निकालते हैं। चलो, एमसी अपॉन में एम नोट, तो यहां पर अल्फा को कॉमन ले ले, 1 माइनस एन माइनस 1 अल्फा, है ना, यही आ जाएगा। एन अल्फा माइनस अल्फा इसको लिख सकती हूं, ठीक है, ये वाली जो है मेरी टर्म ऐसे आ गई। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो जो अल्फा की जो मेरी यहां पर वैल्यू निकल के आएगी, तो अल्फा विल इक्वल टू एमसी माइनस एम नोट अपॉन में एम नोट इंटू एन माइनस 1। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। किस टर्म में निकाला ये मैंने, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की टर्म में निकाला है। अब ऐसे ही अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को किस में निकाल सकती हूँ मैं, एसोसिएशन के केस में भी निकाल सकती हूँ। तो आपको याद होगा तो कि एसोसिएशन के केस का एग्जांपल लिया था मैंने, एन ए गिव्स अस ए एन, है ना। तो यहां पर 1 से 0 था इनिशियल केस में, उसके बाद आफ्टर एसोसिएशन क्या हो गया था, 1 माइनस अल्फा, और ये क्या मिल रहा था, अल्फा बाई 2। तो यहां से जो आई की वैल्यू मेरी निकल के आई थी बच्चे, वो आई थी 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा, सॉरी 2 नहीं एन, अल्फा अपॉन में एन निकल के आई थी, राइट। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। और फ्रॉम अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वील नो दैट एमसी अपॉन में एम नोट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, देन एमसी अपॉन एम नोट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा अपॉन में एन। ठीक है, तो जब इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू एम नोट माइनस एम सी अपॉन में एम नोट इंटू में एन अपॉन में एन माइनस 1। कुछ नहीं किया है, सिर्फ इस टर्म को मैंने सिंप्लीफाई किया है, 1 को मैं इधर लेकर चली गई, तो ये क्या हो जाएगा, एमसी अपॉन में एम नोट माइनस एन हो जाएगा। यहां से मैंने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, क्या किया मैंने, सिर्फ यहां से 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बाई एन था, 1 को मैं इस साइड लेकर चली गई, माइनस कॉमन लेके कर सकते हैं आप, अपनी मर्जी के अपने हिसाब से कर सकते हैं, एन माइनस 1। ठीक है, बस, और फिर इसको एलसीएम लेकर हमने क्या कर दिया, अल्फा की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से क्या है, मैंने एक रिलेशन निकाला था एसोसिएशन और डिसोसिएशन का, किससे रिलेट कर किया, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से रिलेट किया। अब हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल की डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू वन ऑफ फैक्टर। एज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो क्वेश्चंस है वो बहुत मतलब कि काफी चांसेस होते हैं इसके क्वेश्चन आने के आपके बोर्ड में एज वेल एज कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ठीक है,
तो देखिए मेरे पास यहां पर पहला क्वेश्चन आता है, कहता है अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, अरेंज दी फॉलोइंग सॉल्यूशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको यहां पर 4 तरीके के सॉल्यूशन दिए गए हैं और कहता है कि इनको किस तरीके से अरेंज करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने की फॉर्म में अरेंज करना है कि कौन सा सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो अब बच्चे यहां पर ध्यान से देखते रहिए आप साथ साथ, हम साथ साथ क्या करेंगे, सॉल्यूशन भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखो दिया क्या क्या है, पहले ये पढ़ते। इसने दिया 34.2 ग्राम। पहले तो लिख रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो मुझे पता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल टू CRT। CRT यानी कि मोलैरिटी, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ पाई इक्वल टू MRT, है ना। तो देखो अब क्या है, यहां पर एक चीज लिखना भूल गया, एट सेम टेम्परेचर। तो यहां पर जो टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो क्या है, सेम है। R का जो फैक्टर है वो सेम रहेगा, T का फैक्टर क्या रहेगा, सेम। तो ये जो वैल्यू है वो चारों सॉल्यूशन के लिए क्या रहने वाली है, सेम। तो यानी कि जो ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ किस पे कर रहा है, M पे डिपेंड कर रहा है ना, M पे डिपेंड कर रहा है। और याद कीजिए वान टू फैक्टर एग्जैक्ट फॉर्मूला यही रहेगा कि I से मल्टीप्लाई करते ही चले। एसोसिएटेड डिसोसिएशन का केस है तो I की वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो अब देखिए आगे चलते हैं। तो 34.2 ग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज दिया है, ठीक है। 60 ग्राम पर लीटर ऑफ यूरिया दिया है, 90 ग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज दिया है, 58.5 ग्राम पर लीटर ऑफ सोडियम क्लोराइड इसने हमें यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर इसने मुझे कंसंट्रेशन नहीं दी, तो पहले तो मुझे यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो निकाल लेंगे हम यहाँ से मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन पहले वाले की निकालते हैं ग्लूकोज की, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, तो जब मैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करती हूं तो वैल्यू आ जाती है 34.2। ये क्या दिया है मुझे, ग्राम पर लीटर। क्या दिया है, ग्राम पर लीटर का यहां पर मतलब क्या है, ग्राम पर लीटर बताता है। ग्राम मुझे क्या बताता है, मास, कि कितना मास लिया। लीटर मुझे बता रहा है वॉल्यूम। देखो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को खोलती हूं तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। अच्छा खोल दिया इसको, डिवाइडेड बाय क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या होगी, पूरी की पूरी आपकी मोलैरिटी आ गई। कुछ नहीं किया, मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को ओपन कर दिया। इसने मुझे दिया क्या है, 34.2 ग्राम पर लीटर दिया है, यानी कि ये तो ग्राम आ गया मेरे पास, ये क्या आ गया, लीटर। यानी कि इतनी वैल्यू इसने मुझे दी है, इतनी वैल्यू ऑलरेडी दे दी। तो इस वैल्यू को अगर मैं मोलर मास से और डिवाइड करा दूं तो मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। समझिए इस बात को, ग्राम पर लीटर ऑलरेडी गिवन है, यानी कि गिवन मास और वॉल्यूम गिवन है, सिर्फ कितना रह गया, मोलर मास रह गया। तो इस मोलर मास से और डिवाइड कर दूं तो मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। तो इतना ही करना है। तो मोलर कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पर, तो ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है, ग्लूकोज का मोलर मास जो होता है वो होता है 342 ग्राम। तो बस डिवाइड करना है 34.2 अपॉन में 342। तो ऑब्वियसली बात है 100 ऊपर नीचे आ जाएगा, इसको सॉरी 10 नीचे आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0.1 मोलर। ऐसे ही सेकंड वाले की कंसंट्रेशन निकालूंगी। सेकंड वाले में क्या कहते हैं, 60 ग्राम पर लीटर ऑफ यूरिया। तो मोलर कंसंट्रेशन, अच्छा साथ साथ चलो अगले निकालो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। यूरिया की अगर निकालते तो यूरिया क्या दिया मुझे, 60 ग्राम, ठीक है। अगर मैं इसकी मोलर मास की बात करूं बच्चे, तो जो मोलर मास होता है यूरिया का वो भी कितना होता है, 60 ग्राम ही होता है। तो 60/60 तो क्या आ गया, 1.0 मोलर, ठीक है। थर्ड केस कहते हैं 90 ग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज। अगेन ग्लूकोज दे दिया, कोई बात नहीं, 90 ग्राम अमाउंट चेंज कर दिया है। तो आएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। अगेन तो कितना दिया, 90 अपॉन में क्या आ जाएगा इस बार आपके पास में, 90 अपॉन में क्या आ जाएगा, एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड।
आई थिंक न्यूमेरिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पर ग्लूकोज की जगह आपको क्या दिया हुआ है, सुक्रोज दिया हुआ है। ठीक है, सुक्रोज का जो मास होता है वो होता है आपका 342। तो यहाँ पर क्वेश्चन करने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। सुक्रोज में यहाँ पर लेके चल रही हूँ 342, यहाँ पर उतारने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप 180 कर देंगे तो जो मोलर मास होता है, मोलर मास किसका, ग्लूकोज का, वो होता है बच्चे 180। ठीक है, मेरे को यहाँ 342 से याद है कि ग्लूकोज का कितना होता है एग्जैक्टली 180 होता है, 342 होता है सुक्रोज का। तो 180 आ जाएगा, तो इसको क्या कर दूंगी मैं, इधर 180 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 मोलर। ठीक है, फोर्थ आता है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl। NaCl की बात करेंगे, NaCl मुझे कितना दिया है 58.5। तो जो अगर मैं इसके मोलर मास की बात करूं, तो जिसका मोलर मास होता है वो भी कितना होता है 58.5। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.0 मोलर। तो अब देखिए मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था इसका मोलैरिटी के साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना था, जिसमें मुझे सिर्फ C और I की वैल्यू चाहिए, क्योंकि R और T तो दोनों में क्या है, कांस्टेंट है, इसमें ही वेरिएशन आ सकते हैं। तो पहले वाले की जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है कितनी है 0.1, I की वैल्यू कितनी रहेगी, पाई की बात चल रही है। ठीक है, तो वो तो मल्टीप्लाई RT का तो फैक्टर सेम ही रहने वाला है, तो वो मैं लेकर नहीं चल रही हूँ, वो अंडरस्टूड रहेगा। ठीक है, तो वो तो इक्वल रहेगा सब में। तो I क्या है 1, क्योंकि जो आपका सुक्रोज होता है वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां पर जो पाई की वैल्यू रहेगी वो क्या आएगी 0.1 मोलर। यहां पर आपकी जो पाई की यानी कि प्रेशर की जो वैल्यू रहेगी ऑस्मोटिक प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, कंसंट्रेशन कितनी है 1। ठीक है, क्या आई की वैल्यू कितनी है, आपने क्या लिया यूरिया भी क्या होता है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आई की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1.0 इंटू 1, यानी कि यहां पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ गया 1। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ गया 1 आ गया, एटमोस्फेयर में आ जाएगा। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करते हो तो यहां पर अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रही हूँ बच्चे, तो कंसंट्रेशन दी हुई है 0.5। आई की वैल्यू, अब ग्लूकोज भी क्या होता है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो आई की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी अगेन 1, तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर आपका आ जाएगा 0.5। अब मैं आती है NaCl की, तो NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा आपका कितना 1 दिया हुआ है, कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी 1.0 इंटू में क्या दिया हुआ है I, तो 1.0। क्या I आपका नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, नहीं, I क्या है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी I की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो यहां पर इसने ये नहीं कहा है कि NaCl आपका पार्शियली डिसोसिएटेड है या फिर कंप्लीटली डिसोसिएट है, तो हमें पता भी है कि NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसको मान के चलेंगे कि ये क्या हुआ होगा 100% डिसोसिएट हुआ होगा। तो कैसे होगा, NaCl टूटेगा किसमें, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव में, तो यहां से I की वैल्यू क्या आएगी 1 2 अपॉन में 1 यानी कि 2, तो इसको मैं I से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 2। तो यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब ये कहता है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो भैया दिख ही रहा है कि जो NaCl का है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, सबसे ज्यादा है NaCl, है ना, कितनी है 2। उसके बाद में 2 के बाद में क्या आ रहा है 1, ये रहा। ठीक है, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा किसका आ जाएगा, यूरिया। उसके बाद में क्या आएगा 0.5 या 0.1, 0.5 आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगी मेरे पास वैल्यू ग्लूकोज की, और लास्ट में क्या आ जाएगा सुक्रोज। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये पहचानना है। आई होप कि आपने जो है पिछली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से किए हुए हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो सिर्फ आपको यहां पर अगर आई निकालना आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ, चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं ताकि आप आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेसिमल मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात करें K4FeCN6। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं ये इस 50% डिसोसिएटेड। देखिए अब इसने क्या कहा है 50% डिसोसिएशन हुआ है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ है एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन आर की वैल्यू इसने हमें क्या दी
क्या कर रखी है, प्रोवाइड कर रखी है। तो पहले तो क्या करेंगे, इसका डिसोसिएशन चेक करेंगे। तो ये किस में टूटता है बच्चे, 4 ऑफ K पॉजिटिव प्लस में यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास में FeCN6 ऊपर आ जाएगा, जितना चार्ज यहाँ पर उतना यहाँ पे आ जाएगा 4 नेगेटिव। तो इनिशियल केस में इनिशियली 1 फिर 0 फिर 0। अब क्या हुआ है, डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, आफ्टर डिसोसिएशन क्या आएगा, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 1 में से अल्फा गया तो 1 से 4 मिल रहा है, तो अल्फा से क्या मिलेगा 4 अल्फा, 1 से 1 मिला तो 1 अल्फा से 1 अल्फा। ठीक है, तो यहां से पहले क्या निकालेंगे, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा, ऐड कर देंगे, प्लस में अल्फा, अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल। टोटल कितना है मेरे पास में 1। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा। अल्फा इसने ऑलरेडी मुझे क्या दे दिया 50%। अब अल्फा आपका कितना है 50%, तो परसेंटेज में तो लेके नहीं चलते ना, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.5। बस अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, तो अल्फा की वैल्यू पुट करा दीजिए। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 प्लस में 4 अल्फा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस में 4 इंटू 0.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 3। भाई 5/10 है ना ये, तो 1/2, 2 दूनी 4, 2 रे 3। तो आई की वैल्यू तो आ गई आपकी 3। पूछा क्या है इसने मुझसे, इसने पूछा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मुझे पता है πCRT, तो डेसीमोलर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो मोलैरिटी रहेगी वो कितनी है 0.1 है, इनटू में आई, तो C 0.1, R की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.0821, इनटू में टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या लेके चल रहे, टेम्परेचर क्या दिया हुआ है इसने 300 केल्विन। ठीक है, इनटू में आई की वैल्यू कितनी है बच्चे 3। तो जब इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.389 एटमोस्फेयर, या नियर अबाउट आप इसको 7.4 एटमोस्फेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आएगा, और सिंप्लीफिकेशन और ज्यादा करेंगे तो आप इसको नियर अबाउट 7.4 एटमोस्फेयर भी कह सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है, कहता है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.1 ग्राम ऑफ BaCl2। ठीक है, एक सॉल्यूशन के अंदर कहा कि जो BaCl2 है वो कितना है बच्चे 3.1 ग्राम है, यानी कि BaCl2 क्या है आपका सोल्यूट है। सोल्यूट का इसने मास दिया हुआ है, तो लेट से सोल्यूट को मैं W2 से रिप्रेजेंट करी उसके मास को, तो वो कितना है 3.1 ग्राम है। ठीक है, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर क्या है सॉल्वेंट है, इसको मैंने W1 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये कितना दिया हुआ है 250 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, बॉइल्स एट 100.083 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर दिया है 100.083 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिया होता है तो बच्चे उसको क्या करना होता है, हमें किस में लेकर चलते हैं हम लोग, केल्विन में लेकर चलते हैं, राइट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर एंड मोलैलिटी ऑफ BaCl2 इन दिस सॉल्यूशन। कहता है कैलकुलेट कीजिए पहली बात वांट ऑफ फैक्टर को, फिर कीजिए मोलैलिटी को, किसकी BaCl2 की इन दिस सॉल्यूशन। तो दो चीजें हमें यहां पर निकालनी है, तो वही करेंगे 1 बाय 1। तो देखिए सोल्यूट दिया हुआ है, मोलैलिटी क्या होती है मेरे पास में, मोलैलिटी होती है क्या होती है, मोलैलिटी होती है मेरे पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दी मास ऑफ दी सोलवेंट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे यहां से, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा मेरे पास, जो गिवन मास होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा मोलर मास होगा, डिवाइडेड बाय क्या है मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अब ये ग्राम में दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो मोलैलिटी यहां से क्या हो जाएगी बच्चे, ये क्या है गिवन मास W2, मोलर मास क्या है M2, N2 में क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है W1, वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली। W2 क्या दिया हुआ है 3.1, N2 में 1000, W1 क्या है मेरे पास, M2 क्या है BaCl2 का जो मोलर मास होता है हमारे पास में, इसे दिया भी है शायद ये रहा 208.3 ग्राम। ठीक है, इनटू में W1 इसमें मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है 250। जब इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.0593। ठीक है, उसके बाद में क्या पूछता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर।
वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। इसने मुझे वैल्यू दी किसकी है बच्चे, केबी की, है ना, किसकी दी है, केबी की। तो यानी कि बात किसकी कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या है मेरे पास फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम इंटू में आई, है ना, आई होता है, क्योंकि अभी जो करेक्टेड फॉर्मूला है मेरे पास वो यही है। सो डेल्टा टीबी क्या होता है मेरे पास में, डेल्टा टीबी क्या होता है, टी नोट माइनस में टी। टी नोट मतलब, टी नोट क्या होगा मेरे पास में, जो भी सॉरी टी माइनस टी नोट, टी माइनस टी नोट हो जाएगा। टी क्या है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, टीबी माइनस टीबी नोट लिख सकते हैं यहां पर। टीबी क्या होगा मेरे पास, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और टी नोट क्या होगा, जो प्योर बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसका, ओनली सोलवेंट का। और सोलवेंट क्या है मेरे पास, वाटर। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बस वही चीज लेके चलनी है मुझे, बस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चे। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि डिफरेंस उतना ही आना है, क्योंकि 273 ऐड करेंगे तो डायरेक्ट मैं इसमें से माइनस कर रही हूं। तो सॉल्यूशन का जो इसने बॉइलिंग पॉइंट दिया है मुझे कितना दिया है, 100 पॉइंट में 0.083 माइनस के 100। तो जो डेल्टा टीबी आएगा आपके पास में, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू 0.083 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर सेल्सियस ना लेके केल्विन कर देंगे हम लोग। वो किस लिए, क्योंकि अगर देखिए यहां पर आप 273 भी ऐड करते हैं, 273.083 माइनस के 273, तो ये तो कैंसिल ही होने वाला है, लास्ट में क्या बचता, 0.083 केल्विन। तो केल्विन ही यूनिट लेकर चलनी है एज वी नो। तो जो इसकी जो यूनिट होती है केएफ की, वो हमारी केल्विन में होती है। तो वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल्टा टीबी हमारे पास में क्या है, तो हमें तो क्या चाहिए, वांट ऑफ फैक्टर। तो आई यहां से क्या हो जाएगा, केबी इंटू एम अपॉन में डेल्टा टीबी, वैल्यू पुट करा दीजिए। तो केबी की वैल्यू इसने मुझे कितनी दे रखी है, 0.52। वैसे भी आपको ये वैल्यू याद रखनी चाहिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट इसका जो वाटर की होती है वो फिक्स होती है, इतनी ही रहती है, ठीक है। मोलैलिटी मैंने अभी फाइंड आउट की थी 0.0593 अपॉन में डेल्टा टीबी निकाला मैंने 0.083। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो वैल्यू आ जाती है 2.68। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता रही हूँ कैसे किया है। कहता है इस सॉल्यूशन है मेरे पास BaCl2 का, जिसमें BaCl2 इतने ग्राम लिया है, वाटर इसे 250 ग्राम लिया है, और वो वाटर है जो बॉईल होता है, यानी कि जो सॉल्यूशन है, वो जो सॉल्यूशन है वो बॉईल होता है इस टेम्परेचर पर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर एंड मोलैलिटी ऑफ BaCl2। वांट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट कीजिए और मोलैलिटी फाइंड आउट कीजिए BaCl2 की सॉल्यूशन में, जिसमें Kb आपको दिया हुआ। तो Kb से आपको हिंट मिल जाएगा कि विच क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या है वो यूज कर रहा है, ठीक है, इट इज यूजिंग। सो 0.52 केल्विन पर केजी पर मोल। तो मोलर मास ऑफ BaCl2 दिया हुआ है। तो बच्चे पहले तो मैं क्या करूंगी, मोलैलिटी निकालूंगी, क्योंकि सारी वैल्यूज इसने मुझे दी हुई है। एफ आ गया। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूंगी, किसका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें करेक्टेड पता है आई, तो बस आई की वैल्यू, ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, ये दोनों वैल्यूज गिवन थी, आई की वैल्यू मैंने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कहता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl शुड बी एडेड, ऐड करने होंगे टू 1 kg ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन आपको पता चल गया वो किसका पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का पूछ रहा है, टू -8.0 डिग्री सेल्सियस, जबकि उसने क्या दिया हुआ है, KF फॉर वाटर दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। दोबारा सुनिए क्या कहता है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl सॉल्यूशन, KCl कितने ग्राम KCl को ऐड करना होगा 1 किलो ऑफ वाटर के अंदर, जिससे क्या हो जाए, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो यहां तक पहुंच जाए, जिसमें KF की वैल्यू इसने मुझे प्रोवाइड कर रखी है। अब सबसे पहले जो नजर आपको डालनी है वो डालनी है कि सोल्यूट आपका कैसा है। सोल्यूट दिया हुआ है KCl, और KCl एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट है ये, तो ये डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो
तो KCl डिसोसिएट, अब मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर मेंशन नहीं की हुई है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन, कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप इसको क्या मान के चलेंगे, 100% डिसोसिएशन मान के चलेंगे। मतलब डिपेंड करता है ना सोल्यूट कैसे एसोसिएशन शो करता है, डिसोसिएशन, तो जो भी होगा वो 100% होगा। तो आपको पता है KCl डिसोसिएट होता है किसमें, K पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव में। फ्रीजिंग पॉइंट का केस है तो ऑब्वियस सी बात है जो फॉर्मूला होगा वो होगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M इंटू में I। तो I की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। इनिशियली 1 था, 0 0, बाद में भी क्या आ जाएगा, इधर 1 1 आ जाएगा। तो यहां से जो I की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2/1, यानी कि जो I की वैल्यू होती है फॉर KCl वो होती है बच्चे 2। आई होप आपको ये चीज निकालनी यहां से आ चुकी होंगी। अब बस मुझे क्या करना है, आई की वैल्यू मुझे मिल गई है, और क्या है, अगर क्या मिल जाए मुझे, मोलैलिटी मिल जाए, टेम्परेचर इसे मुझे दे ही रखा है, बस सीधी वैल्यू पुट करनी है। मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, मेरे पास दे रखी है इसमें KF की वैल्यू विच इज 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो मेरे पास वही KF की वैल्यू भी आ गई। मुझे अब क्या निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, अच्छा हाउ मैनी, तो मोलैलिटी निकाली, डेल्टा TF है क्या मेरे पास में है, इसमें कहा कि लोअर इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो मुझे वाटर का भी टेम्परेचर पता है ना, जो मेरे पास क्या होता है, चेंजेस होता है डेल्टा TF में जो निकालूंगी, तो मुझे पता है वाटर जो डेल्टा TF होगा मेरा वो क्या होगा, T नोट F माइनस के TF। ये T नोट F किसका है, वाटर का, मतलब जो सॉल्वेंट आपने लिया है। TF किसका है, सॉल्यूशन का, बस वही माइनस करना है। तो वाटर का तो आपको पता ही है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बच्चे, 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन, माइनस के TF, तो जो आपको दिया हुआ है माइनस के 8.0, तो 273 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 281, तो माइनस में आ जाएगा 281। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपकी 8। ठीक है, 8 केल्विन। मुझे क्या चाहिए, मोलैलिटी, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू में I है मेरे पास में। तो मेरे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो यहां से क्या निकालूंगी मैं, M निकालूंगी। तो M क्या होगा आपका, M विल बी डेल्टा TF अपॉन में KF इंटू में I। वैल्यू पुट कर दीजिए। सो M क्या आ जाएगा, डेल्टा TF कितना है मेरे पास में, अभी निकाला था 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, I कितना, सॉरी I आया, KF कितना है 1.86। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे वो क्या आ जाएगा आपका 2.15। तो ये तो क्या निकल के आई है, मोलैलिटी। अब ये क्वेश्चन क्या पुट करता है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl शुड बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर। तो मोलैलिटी क्या होती है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। सो मास ऑफ सोलवेंट तो इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को जब आप ओपन करते हैं तो ये क्या होता है आपका, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, इनटू में क्या आ जाएगा आपका, मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट इसने 1 kg मुझे दिया हुआ है। मोलर मास किसका, KCl का, ठीक है, वो कितना होता है 74। KCl का जो मोलर मास होता है वो होता है 74.5 ग्राम। बस वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर गिवन मास आपको निकालना है। ठीक है, N कितना आ जाएगा, यहाँ पर जितनी मोलैलिटी होती है उतना ही क्या होता है आपका N। सो जस्ट क्या करना है, 2.15 को 74.5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ से N निकल के आया ना, यहाँ से N निकल के आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 74.5, ये तो 1 आपका था ही, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 160.2 ग्राम। तो इतना KCl आपको ऐड करना पड़ेगा 1 kg ऑफ वाटर में। आई होप बच्चों की आपको वन टॉप फैक्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर बीच में कोई चीज समझ में नहीं आती है तो रिपीट करके आप वीडियो को देखिए, आपको डेफिनेटली क्या है आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आराम से और बहुत ही सही तरीके से मैंने आपको टॉपिक कराया है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है। और इस टॉपिक के साथ में आपकी यूनिट भी जो है वो खत्म होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की इस क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, हर तरीके के क्वेश्चन उठाने हैं और रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तब तक बच्चे कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।